नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, अब तक हमने इसके 3 पार्ट कर लिए हैं। अगला एपिसोड देखते हैं कि क्या बेबी का लड़का अच्छे से पढ़ पाएगा क्या बेबी अच्छे से अपना घर का संचालन कर पाएगी। तो आइए देखते हैं भाग नंबर 4। एक बंधु ने कहा कि वह तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छपवाने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ पर पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। यह बात किसी भी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम्हें लिखने के लिए भेजा है। आशीर्वाद के साथ यही समाप्त करता हूँ। चिट्ठी सुन करके मैं अवाक रह गई। मैंने ऐसा क्या लिखा है जो उन लोगों को इतना अच्छा लगा। उसमें अच्छा लगने को की तो कोई बात ही नहीं, फिर भी मेरी लिखावट भी ख़राब है और लिखने में भूलें भी इतनी कि उसका कोई ठिकाना नहीं। फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातू से पूछा कि मैंने क्या लिखा है जो उन्हें इतना अच्छा क्यों लगता है। तो तातुस बोले, वह तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा, मैं सचमुच ही कुछ नहीं समझती। भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा, तुम्हें इन सब बातों को लेकर के अभी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना काम किए करती जाओ, बस लिखो पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ही तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा। तातु उसकी बात मैं अनसुनी न करती तो क्या करती। जैसे मुझे घर में रहने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा और सुखदीप दा तो थे ही। उनके बंधु सुमित दा और रजत दा, राहुल दा का भी आना जाना लगा रहता था। वे सब भी मुझे चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा व्यवहार करते थे। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ कापी किताबें लेकर के कैसे बैठ सकती थी। एक दिन भूल से तातुस की बात मान करके एक दिन में ही उसने अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई और एक कांड घट गया। रमन दा उस दिन काम पर से लौटा तो उसे बहुत भूख लगी थी। जल्दी जल्दी में हाथ मुँह धोकर खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी न पड़ जाए या मक्खी वक्खी न बैठ जाए, इसीलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया था। भूख के मारे रमन दा ने इसका ख्याल नहीं किया और सब्जी उस पर ले ली। उन सब्जियों में से एक गाढ़ी तरी वाली सब्जी थी। उसने जैसे ही रोटी लेकर के खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे गिरी जा रही है। वह खाना छोड़ करके अवाक हो उसे देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वह उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वह भी बैठा न जाने क्या क्या सोच करके खूब हंसने लगा। मैंने तातु से पूछा, रमन दा किसके साथ बातें करके हंस रहा है? तातुस बोले, और कौन है वहाँ? मैंने कहा, और तो कोई है नहीं उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहाँ से चली गई और देखा कि रमन दा हंसे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ दा? वह कुछ न कह बस हंसता ही जा रहा था। मैंने फिर पूछा, क्या हुआ, बताओ तो सही। वह हंसते हंसते बोला, बेबी देखो मैं कैसे खा रहा हूँ। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते ही आकर के मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमनदा ने बिना अपनी प्लेट को की ओर देखे उल्टी प्लेट में ही खाना ले लिया है। यह सुनकर वह भी हंसने लगे। वह हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे। उनकी हंसी उनकी अपनी तरह की थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थम नहीं रही थी। यह देख करके तातुस बोले, बेबी क्या तुम हंसती ही जाओगी? खाली हंसने से सब काम हो जाएगा? मेरे बंधु
कि चिट्ठी कितने दिनों से आकर के पड़ी हुई है, उसका जवाब तुम्हें नहीं देना होगा, तुम्हें नहीं देना होगा, सॉरी भाई, तुम्हें नहीं देना होगा। मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मुझसे नहीं होगा। तातुस बोले क्यों नहीं होगा, तुमसे जैसे बने वैसा लिखो, लिखते लिखते ही सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखी नहीं, यदि लिखे भी तो बस जैसे तैसे दूसरों के लिए कुछ प्रेम पत्र। कुछ समझ में नहीं आता था, कैसे लिखूँगी, क्या लिखूँगी, कितना गलत लिखूँ, कितना सही, इसका भी तो कोई ठिकाना नहीं है। मैंने तातुस से पूछा मैं उन्हें क्या बोल कर लिखूँगी। तातुस बोले यह तुम ही सोच कर देखो, बस इतना ध्यान रखना कि मुझसे 1-1.5 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा मैं उन्हें जेठू बोल करके लिखूँगी। जेठू मतलब ताऊ भाई। तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर ही अपनी चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, और फिर भी है ना, जैसा आता था वैसा लिखा। जैसा बन पड़ा लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा, प्रिय बेबी, तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मिली थी, क्या लिखूं, सोचते सोचते इतनी देर हो गई है। 4-5 दिन हुए मैं यहाँ से के किताबों के बाज़ार में गया, वहाँ बांग्ला किताबें देख करके इच्छा हुई कि सारा बाज़ार उठा करके तुम्हारे पास भेज दूँ। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे थे। मैं एवा को देख रहा था। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया है, जान करके बहुत खुशी हुई। तुमने यह बिल्कुल ठीक लिखा है कि तुम्हारी रचना को लेकर के तुम्हारे तातुस और मैं बहुत चिंतित हैं। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताबें कैसे छपें। आशापूर्णा देवी का फाखिर खांचा खांचर पाखी कैसा लग रहा है। पुस्तक का नाम है भाई ये। तुम्हें तातुस ने ज़रूर बताया होगा। आशापूर्णा देवी घर के सारे कामकाज निपटा करके उस समय चोरी चोरी लिखती थी, जब सब लोग सो जाते थे। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वह बहुत कम निकलती थी। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की काफ़ी खबर रखते थे, जबकि हम में उनकी कहानी उंगली के बराबर भी लिखने की क्षमता नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी हो सकती हो, यह बात मेरे मन में बार बार आती है। तीसरा खंड कितना आगे बढ़ा, मेरा प्यार लो तुम्हारा जेठू। जेठू इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते थे। अकेले जेठू ही ऐसा करते हों, यह बात नहीं थी। और भी कई लोग थे। दिल्ली में जेठू और तातुस के एक बंधु रमेश बाबू थे। मैं जो लिखती थी वह सब तातुस उन्हें फ़ोन पर सुनाते। एक दिन फ़ोन पर बातें करने के बाद वह मुझसे बोले, देखो तुमने यह जो लिखा है वह मेरे बंधु को बहुत बहुत अच्छा लगा, एनी फ्रैंक की डायरी की तरह। मैंने पूछा यह एनी फ्रैंक कौन है। तातुस ने सब मुझे उनके बारे में बताया और एक पत्रिका निकाल करके उनमें से उनकी डायरी के कुछ अंश पढ़ करके सुनाए। सुन करके लड़की से बहुत मुझे माया हुई। तो भाई एनी फ्रैंक की डायरी है बच्चों, तुमने कुछ तो पढ़ी होगी। बाकी जो डायरी है हम अगले साल पढ़ेंगे। वैसे एनी फ्रैंक की डायरी मैंने डाल रखी है पूरा लेसन, तो अगले साल वो आपको पढ़ने को मिलेगी कि किस तरह से एक यहूदी लड़की ने बहुत सारे कष्टों को झेला और जीवन के सारे जो संकट हैं वो उसमें लिख डाले थे। शर्मिला दी भी मेरा उत्साह बढ़ाती थी। वह मेरी वैसे आयु की थी और जेठी की बंधु थी, यानी कि जेठू जो ताऊ था उसकी सखी थी, भाई बहन थी। वह कोलकाता में ही कहीं पढ़ाती थी। उसकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वह मुझसे कितना स्नेह करती है। वैसा स्नेह मुझे और किसी से नहीं मिला। मैं सोचती कि सचमुच इतने दिनों के बाद मुझे एक सहेली मिली है। मैंने उन्हें तब तक देखा नहीं था। उनकी चिट्ठियाँ पढ़ करके बार बार इच्छा होती थी कि उनके साथ बातें करूं, हंसूं, खेल लूँ, यह करूं, वह करूं। उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिल सकेंगे, कभी मिल भी सकेंगे या नहीं। मिलने पर मैं तुम्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन
घर में एक अलमारी की चीज़ें पोंछते समय मैंने वहाँ एक फ़ोटो का एल्बम देखा। मैं उसे खोल कर के तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे। उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदीप दा थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन्हीं तस्वीरों में मैंने देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आँखों से देखने की बहुत इच्छा होती। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने के लिए तरह तरह की सुंदर आकृतियों के सादे कागज़ काट कर भी रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी। उनकी एक किताब छप चुकी थी वह, और पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वह मुझे प्यार करती थी और मेरे बच्चों के हाल चाल पूछती रहती थी। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियाँ कभी चिट्ठियों में हम जो बातें करते वह शायद मिलने पर न हो। फिर सोचती कि मिलने पर शायद हम दोनों और भी अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वाले जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू के घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर उन्होंने मुझे लिखा, आपकी रचना मुझे अच्छी लगी। स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद संभव नहीं है। अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद न करें। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें अभी कुछ ऐसा उदाहरण दें। नारी अभी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में भी आप सोचें या लिखें, लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा था। उस लेख को पढ़ करके मुझे अच्छा लगा था। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया हो ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुस ने वह मुझे समझाया और फिर भी उस दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती कि कभी कुछ ठीक से लिख भी पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे सवेरे आ पहुँचे। मैं उस समय किचन में थी। खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का यह हाल कैसे हो गया? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा, ठीक हैं, सब ठीक हैं, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास दौड़ी गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, अपने बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले आई और पूछा चाय बनाऊं? वह बोले, नहीं, रहने दो, इतनी गर्मी में चाय। मैंने जल्दी से एक गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए वह बोले, तू भी थोड़ा ले ले बेटा। मैंने कहा, नहीं बाबू, मैंने अभी अभी चाय पी है। माँ कैसी है? वह बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती रहती है। मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं। 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं और अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो सका है। अभी 2-1 दिन के बाद के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएं। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं। यहाँ आकर के इतना तो समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था कर लेती और तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता। बाबा के साथ इधर उधर की काफ़ी बातें करते करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? बाबा बोले, माँ, तेरी माँ, तूने तो
कुछ सुना ही नहीं लगता है। क्यों? बाबा मेरे मुंह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वह शायद सोच रहे थे कि बताने से कहीं वह यह रोने धोने न लग पड़े। इसे सच सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि यह तो अभी भी यही सोच रही थी कि उसकी माँ जीवित है। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख करके मैंने बाबू कह करके उन्हें बुलाया तो वह चौंक गए। मैंने देखा उनकी आंखें भर आई। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं रही। मेरे मुंह से निकल पड़ा, क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है? बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ तो 6-7 माह हुए दुनिया को छोड़कर चली गई है। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरा दादा तो वहाँ गया था, उसने तुझे नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाद बाबा के सामने सिसक सिसक करके रोती रही, और मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती हैं। मुझे लगता है तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उसकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो नहीं रहते थे। रिक्शे में 10 रुपया भाड़ा लगता है, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार वहाँ गई भी, लेकिन तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती रहती थी कि जैसे भी हो एक बार माँ के पास ज़रूर जाऊँगी। इतने दिन यही सोचती आ रही थी, और अब सुनने को मिला कि मेरी माँ हम लोगों को छोड़कर चली गई है। मुझे पता चला था कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी, तब छोटे भाई ने बाबा के पास जा कर के उनसे कहा था कि वह उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार ही क्या थी, ज़रूरत ही क्या थी? उन्हें किस चीज़ का भाव था? बाबा का जाना उचित होता था। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे भी घूम फिर कर के लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, और मुझे तो अभी यानी लेखिका के जो है ना पिताजी वहाँ आए हैं, और लेखिका ने उनकी अच्छी खातिर की है। चाय से मना करने पर उन्होंने उन्हें शरबत बना करके दे दिया है, और तब वह अपनी माँ के बारे में पूछती है तो वे दबी ज़ुबान से बताते हैं। उनका गला अवरुद्ध हो जाता है, और फिर बेबी भी फपक फपक करके रोने लगती है। लेकिन उसे पता चलता है कि जब उनकी माँ बीमार थी, अस्पताल में भर्ती थी, तो उनके बाबा यानी पिता उनसे अंतिम समय में मिलने के लिए नहीं गए। उनके पिता ने ठीक नहीं किया, उन्हें ज़रूर मिल कर के आना चाहिए था। बाबा ने पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ रहता है? मैंने बताया कि यहीं पास में है। तो वह बोले, चलो थोड़ा देखाऊं। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर निकल आया। अरे दादू, नाना को दादू बोल रहे हैं भाई, कहकर उन्हें प्रणाम किया और बोला, दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू ठीक है। मैंने साथ चलने को कहा था, पर वह नहीं आया। भाई, मेरे लड़के को देख करके बाबा की आँखें भर आई थी। वह उससे बोले, तुम लोग और बड़े हो जाओ भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम लोग, अब तुम सबको देख करके बड़ी खुशी हुई है। मुझसे बाबा ने कहा,
तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा। तेरा लड़का बड़ा हो रहा है, देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा बेटा। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कह कर के मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुस ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर रहिए। बाबा बोले, आप जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं है। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देख लिया है कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख रही हूँ। सुनकर वह बहुत खुश हुए थे। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल पूछने लगे। वह बार बार यह भी जानना चाहते थे कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा है, ख़त्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने के को भी कहते, और साथ ही मैं यह भी कि यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट आ सकती हूँ। मेरी जाने की इच्छा नहीं होती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और मैं आंखों से उसे देख तक नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहने लगती थी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ भी पहुँची थी, और उनके जवाब भी देने की चिंता अलग से रहती थी। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी बहल जाएगा। यह सोच कर के एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर के बैठ गई। जवाब देने से पहले उन सब चिट्ठियों को एक बार फिर से पढ़ लेना ज़रूरी समझकर मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई और किसी कहानी की तरह उन्हें पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा था। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूलें तो होती होंगी, लेकिन क्या इसी से तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पढ़ पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुस की तरह 9 वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह मोटी छोटी हो जाओ। कर्णम मल्लेश्वरी भाई वेट लिफ्टिंग की होती भाई, पहलवान। हाँ अभी भी है ही। मेरी कल्पना है, कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर उनका यह लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर के तुम्हारे तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशापूर्णा देवी की नई किताब पढ़ी है क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर बहुत खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार बार शाबाश, बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी लिखी नहीं जा सकती, इसलिए उनकी चिंता किए बिना लिखना होगा, और बाद में अपना लिखना स्वयं ही सुधार लेना होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम ही है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी है। तो देखिए विद्यार्थियों, एपिसोड नंबर 4 में उसके जो पिताजी हैं इनके पास आते हैं। लेखिका को पता चलता है कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। उसके भाई दूर नहीं रहते हैं। रिक्शा में जाए तो केवल 10 रुपये भाड़ा लगता है, लेकिन किसी ने अपना नहीं समझा, उन्हें बताना उचित नहीं समझा। लेखिका को भी ये बातें समझ में आने लगी हैं कि सब अपने पेट की खातिर कमाने में जुटे हुए हैं, कोई किसी का ख्याल है वो नहीं करता है। तो विद्यार्थियों, अंतिम चरण में देखते हैं क्या होगा, क्या लेखिका की कहानी छपेगी,
क्या उसका बड़ा लड़का है एक अच्छा कामयाब इंसान बनेगा? क्या उसके चाहने वाले उसके पत्रों का जवाब इसी तरह से देते रहेंगे? क्या असल में उसके चाहने वाले लोग हैं भी? यदि उसके चाहने वाले लोग नहीं हैं तो उन्हें ये चिट्ठियाँ कौन लिखा करता था? लेकिन इस एपिसोड में आपको ये बता देता हूँ कि ये चिट्ठियाँ कहीं से नहीं लिखी जाती थी, बल्कि कोई और ही लिखता था। तो कौन था उन चिट्ठियों को लिखने वाला, ये जानने के लिए पढ़िए हमारा आखिरी एपिसोड, भाग नंबर 5, आलो अंधारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।